हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आरडिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो एमई 207 सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। द मेन एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अदर सिस्टम्स ऑफ हीटिंग आर गिवन। अदर सिस्टम्स ऑफ हीटिंग क्या है? जैसे कोल से हीट कर सकते हैं अपन, ऑयल से हीट प्राप्त कर सकते हैं और गैस से भी हीट प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस है इन सिस्टम्स से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इकोनॉमिकल है। फर्स्ट जो एडवांटेज है इसकी है इकोनॉमी। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज इकोनॉमिकल एज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आर चीपर इन इनिशियल कॉस्ट। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस हैं वो चीपर होती हैं कॉस्ट में, एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, सो देयर इज अ कंसिडरेबल सेविंग इन लेबर कॉस्ट ओवर अदर सिस्टम ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जबकि अगर कोल, ऑयल और गैस से हीटिंग अपन करते हैं तो उसकी जो फर्नेसेस होती है उस पे अपने को लेबर की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है, तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी चीप। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी चीपर है एज इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि ये लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है। सेकेंड जो एडवांटेज है इसकी वो है क्लीनलीनेस। ये काफी क्लीन है। जैसे कोल, ऑयल और गैस हीटिंग में क्या पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, जबकि इस केस में यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, सिंस डस्ट एंड एश आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। यहाँ पर डस्ट और जो राख है वो एकदम से एलिमिनेट हो जाती है इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। इट इज क्लीन सिस्टम एंड क्लीनिंग कॉस्ट आर रेंडर्ड टू अ मिनिमम। तो क्लीनिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है फर्नेसेस की। एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। जो फ्लू गैसेस हैं जो कि अदर सिस्टम में जनरेट होती हैं, उस यहाँ पर कोई भी फ्लू गैस नहीं होंगी। सिंस नो फ्लू गैस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम, देयर इज नो रिस्क ऑफ एटमॉस्फेयर और ऑब्जेक्ट्स बीइंग हीटेड एंड ऑपरेशन इज देयरफॉर हाइजीनिक। तो इसलिए इसका ऑपरेशन क्या होगा? हाइजीनिक होगा। ईज ऑफ कंट्रोल। सिंपल, एक्यूरेट and reliable temperature control can be had either by hand operated or by fully automatic switches। तो by hand भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये इसका ease of control है, और ऑटोमेटिक स्विचेस से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। desired temperature और temperature cycle can be had accurately in electric heating system which is not convenient in other heating system। जो टेम्परेचर या टेम्परेचर साइकिल है दैट कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड, यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपन। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं अपन। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट्स और ओवर हीटिंग कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू सुटेबल स्विच गियर्स इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। Upper limit of temperature, there is no upper limit to the temperature obtainable except the ability of the material to withstand। तो यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं होती। जो मटेरियल अपन काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, अगर उसकी विदस्टैंड कैपेसिटी नहीं है, उसी केस में उसको उसका टेम्परेचर की अपर लिमिट होगी, बाकी केस में कोई अपर लिमिट नहीं होगी। स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स। Certain requirements of heating such as uniform heating of material or heating of one particular portion of the job without affecting others, heating of non-conducting material, heating with no oxidation can be met only by electric heating system। तो ये जो हीटिंग जो मेथड्स हैं ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड से ही अपन कर सकते हैं। ये भी एक इसकी एडवांटेज है। High efficiency of utilization. The overall efficiency of electric heating is comparatively higher। जो इसकी efficiency है वो other heating methods के comparison में बहुत ज़्यादा है।
Since in this system of heating the source can be brought directly to the point where heat is required, तो अपन डायरेक्ट उस पॉइंट पर हीट कर सकते हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट है, देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉसेस. फर्दर देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन इन विच हीट लॉसेस आर इन्वॉल्व. तो यहाँ पर कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जहाँ पर कि अपना हीट लॉस होती है. इट हैज बीन प्रैक्टिकली असर्टेन्ड that 75 to 100% of heat produced by electric heating can be successfully utilized, where in case of gas, solid fuel and oil heating the efficiency are 60%, 30% and 60% respectively. तो गैस, सॉलिड फ्यूल एंड ऑयल, इन मेथड्स में जो हीटिंग करते हैं अपन, उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 60% है, 30% है और 60% है रिस्पेक्टिवली. जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या है, एफिशिएंसी 75 to 100%, 75 to 100% उसकी एफिशिएंसी है. बेटर वर्किंग कंडीशन. इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस नो इरिगेटिंग नॉइज एंड ऑल्सो द रेडिएटिंग लॉसेस आर लो. thus working with electric furnace is convenient and cool. यहाँ पर ये approximately to 100% है. Safety. Electric heating is quite safe and responds quickly. तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत कम है. तो सबसे पहले देखते हैं अपन रेजिस्टेंस हीटिंग. तो रेजिस्टेंस हीटिंग के भी दो पार्ट है अपने, दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग. The basic principle of resistance heating is that when current passes through some resistance, power loss take place, which appears in the form of heat. तो ये अपने को पता है, जब रेजिस्टेंस से अपन करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पावर लॉस होता है. और जो पावर लॉस है वो किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, नेमली डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग. हीट की फॉर्म में अपन लिखते हैं I²R. तो वो जो पावर लॉस होता है वो I²R यानी कि हीट की फॉर्म में होता है. तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या करते हैं अपन, देखिए, इन द डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द चार्ज इटसेल्फ. यहाँ पर जो चार्ज है जिसको अपने को हीट करना है उसी से डायरेक्ट करंट अपन पास करते हैं. दिस करंट प्रोड्यूसेस I²R लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट विद इन द बॉडी इटसेल्फ. तो इस बॉडी के अंदर ही ये हीट जनरेट होती है I²R की टर्म्स में. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हीटिंग वाटर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रोड बॉयलर. तो ये जो मेथड है वो वाटर हीटिंग के लिए काम में लेते हैं. इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोड बॉयलर द इलेक्ट्रोड्स आर लोवर्ड इनटू द टैंक फिल्ड विद वाटर. तो इलेक्ट्रोड्स जो है इनको अपन वाटर में डिप कर देते हैं. The current flow through electrodes into the water and water gets heated by I²R losses. तो इससे क्या होगा कि वाटर हीटअप होगा I²R losses की वजह से. यहाँ पर अपन करंट फ्लो करवाते हैं और यहाँ से करंट इनमें फ्लो होती है और I²R losses की टर्म्स में हीट जनरेट होती है. फॉर टेम्परेचर्स अप टू 100 डिग्री सेल्सियस माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. तो माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स काम में लिए जाते हैं. द ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज टू बी हीटेड. तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग एक्शन यानी कि इसको मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है इन द चार्ज टू बी हीटेड एंड नो एक्सटर्नल मेथड ऑफ स्टीयरिंग इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मेथड इसको स्टीयर करने का कोई काम में नहीं लिया जाता. इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग. इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप नहीं करते चार्ज के अंदर. इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी टू बी हीटेड बट इट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस एलिमेंट विच गेट्स हीटेड अप. देखिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है. इसमें यहाँ पर डिप नहीं करते, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अलग से है और ये चार्ज का कंपार्टमेंट अलग से. The heat is then transferred from the heating element to the charge mainly by radiation or convection.
तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगी चार्ज में वो या तो रेडिएशन से या कन्वेक्शन से, दो मेथड. द फिगर शोज अ सिंपल स्केच ऑफ एन इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग ओवन. In this method, heat does not pass through the charge, hence natural steering action is not there. तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन है वो नहीं होगा, इसमें इसको अलग से स्टीयर की जरूरत पड़ेगी. सो सम एक्सटर्नल स्टीयरिंग apparatus is employed to get uniform heating. तो यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए इसको अलग से स्टीयरिंग apparatus प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी अपने. The appliances that work on this principle include immersion rods, electric kettles, electric irons. Temperature control of resistance heating. Temperature control is necessary for resistance furnace or oven. The temperature may be kept constant or varied according to the requirement. द कंट्रोल में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक. यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, वो कैसे करेंगे अपन और क्यों जरूरत पड़ती है वो देखते हैं. द फॉलोइंग वे कैन कंट्रोल द हीट इन एन ओवन और फर्नेस. क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अपने को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही उसको हीट अप करना होता है, तो इसलिए उसको ऑन या ऑफ करना, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत पड़ती है. Use of variable number of elements. In this method, the number of heating element in working is changed, so total power input is changed. Change of connections. In this method, connections of heating element are changed by switches as different instance according to the requirement. Transformer tapping. We can control the voltage of the oven by using an auto transformer. तो ऑटो ट्रांसफार्मर से भी अपन टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को चेंज करके. इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल. तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है ये ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड टेम्परेचर कंट्रोल के लिए. मोर ओवर इन दिस मेथड ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट लगाकर इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल अपन कर सकते हैं. SCRs कैन ऑब्टेन वेरी एक्यूरेट हीट कंट्रोल. क्योंकि SCR से अपन वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं फायरिंग एंगल में चेंज करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं हीट कंट्रोल करने में. थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट. दिस इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंसेस टू कंट्रोल द टेम्परेचर. It is connected in series with the resistance element. It is made up of bimetallic strip. जैसा कि आयरन वगैरह में यूज करते हैं अपन थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए उसको एक टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो थर्मोस्टेट ऑपरेट करता है. अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल. ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है डिफरेंट मेटल्स की होती है. अपर जो स्ट्रिप है वो डिफरेंट मेटल की होगी और ये लोअर स्ट्रिप उससे डिफरेंट मेटल की होगी. हैविंग अ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. तो इनका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है यानी कि इसका जो एक्सपेंड होने की कोफिशिएंट है वो अलग अलग हुआ, तो अलग अलग टेम्परेचर पे इनका एक्सपेंशन भी अलग अलग हुआ. सिक्योरली फास्टेंड टुगेदर. तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाता है. When the thermostat is connected in series with the resistance element, current starts flowing through the thermostat bimetallic strip starts bending. तो यहाँ पर क्या है कि करंट इनके थ्रू फ्लो होगा. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उनकी सीरीज में ही थर्मोस्टेट को कनेक्ट किया जाता है. तो यहाँ से अगर एसी सप्लाई दी अपन ने तो करंट यहाँ से होता हुआ इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप से होता हुआ. तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा इस थर्मोस्टेट से तो यहाँ पर भी I²R लॉसेस होगा और हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर जो होगा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें एक्सपेंशन होगा. अब ये दोनों डिफरेंट मेटल से बने हुए हैं तो डिफरेंट दोनों का एक्सपेंशन होगा. आफ्टर सम यहाँ थे अपन. व्हेन द थर्मोस्टेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एलिमेंट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द थर्मोस्टेट बायोमेटेलिक स्ट्रिप स्टार्ट्स बेंडिंग. तो बेंड होना स्टार्ट होती है. आफ्टर सम टाइम कॉन्टैक्ट पॉइंट ए, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ए है इसका,
shown in figure opens and the current flowing through the resistance element stops। तो जिस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको अपन ने कनेक्ट लगा रखा है यहाँ पर थर्मोस्टेट को, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट यहाँ बेंड होके ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर उसका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस में से। नाउ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बायमेटेलिक स्ट्रिप स्टार्ट्स कूलिंग। तो अब बायमेटेलिक स्ट्रिप कूल होना स्टार्ट हो जाती है एंड बायोमेटेलिक स्ट्रिप रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो जैसे ये ठंडी होगी ये अपनी शेप में वापस आ जाएगी और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वापस बन जाएगा एंड हेंस कॉन्टैक्ट पॉइंट ए क्लोजेस। Thus, the thermostat controls heating of elements by making and breaking the circuit again and again। तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही मेक करेगा कनेक्शन को, अपने आप ही ब्रेक करेगा। Screw is provided on the thermostat. It varies the tension between the two strips and hence alters the making and breaking time of the contact point। तो यहाँ पर एक स्क्रू प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि इसकी टेंशन को अपन वेरी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन टेम्परेचर सेट कर सकते हैं किस टेम्परेचर पे ये ओपन होगी और किस टेम्परेचर पे क्लोज होगी। तो यहाँ पर इससे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपन थर्मोस्टेट से। प्रॉपर्टीज देखते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो ये है इसकी फर्स्ट है प्रॉपर्टी हाई रेजिस्टिविटी। इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जो एलिमेंट्स जो अपन यूज करते हैं हीटिंग के लिए उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, सो दैट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायर इज यूज्ड। तो जो वायर यूज कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। द लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए। द रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट मटेरियल शुड पजेस द लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करे, सो दैट रेजिस्टेंस में नॉट वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड शुड बी वेरी हाई। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चार्ज जिसके लिए अपन हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिस चार्ज को, और उस चार्ज के हीट होने से पहले ही वो मेल्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो चार्ज के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट हाई टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई तक अपन बढ़ा सकें। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन है उससे फ्री होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू एंश्योर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो ये इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए रेजिस्टेंस हीटिंग की। नेक्स्ट है इसमें इंडक्शन हीटिंग। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इंडक्शन हीटिंग। अगर इससे रेजिस्टेंस हीटिंग से कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।